हेलो पूजा और आज है 7 अक्टूबर 2020 और जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का टॉपिक है चुनौती बनती कुपोषण की समस्या। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि दुनिया भर के बच्चों में कुपोषण की एक बड़ी समस्या है। विकासशील और गरीब देशों में यह समस्या ज़्यादा है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि पिछले 3 दशक से दुनिया के तमाम देश बच्चों के कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए संजीदगी से काम कर रहे थे और ऐसा हो पाने का एक कारण यह माना गया है कि वैश्विक आर्थिक विकास से यह गुंजाइश बनी। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कोई बहुत उत्साहजनक नतीजे देखने को नहीं मिले। फिर मौजूदा वैश्विक मंदी और महामारी ने बच्चों पर कुपोषण की आफत का अंदेशा और बढ़ा दिया। इस बात की तस्दीक पिछले पखवाड़े संयुक्त राष्ट्र के 2 बड़े अधिकारियों के बयानों से भी हो रही है। ये 2 अधिकारी हैं संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक प्रमुख रोजमेरी डिकार्लो और संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी मामलों के प्रमुख मार्क लोकांक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आगाह किया कि कोरोना संकट ने आर्थिक रूप से कमजोर देशों की स्वास्थ्य परिस्थितियों पर बहुत बुरा असर डाला है। लिहाजा उन देशों में गरीबी और भुखमरी बढ़ेगी, नागरिकों की औसत आयु कम हो जाएगी और शिक्षा की स्थिति खराब हो जाएगी। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों की मौतों की संख्या बढ़ जाएगी। जाहिर है ये अंदेशे फिजूल नहीं है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना आने के बाद से दुनिया में हर महीने कमोवेश 10,000 बच्चे सिर्फ भूख से मर रहे हैं। आर्थिक मंदी के गंभीर होने पर यह आंकड़ा और भयावह हो सकता है। अगर भारत के संदर्भ में इसे देखें तो इस समस्या आर्थिक मंदी का सबसे घना साया हमारे ऊपर ही है। विशेषज्ञों ने यह हिसाब लगा कर भी बता दिया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के बाकी बचे 6 महीने में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के आसार नहीं हैं। वैसे भी इस साल की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में शून्य से भी 23.9% की गिरावट के बाद आर्थिक स्थिति को लेकर दुविधा में रहने का कोई कारण बचा नहीं है। दूसरी ओर कोरोना अभी भी अपनी चरम स्थिति में पहुंचा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि संकट काल में आगे क्या करना ज़रूरी होगा। खास तौर पर हालात से जूझने के लिए प्राथमिकताएं तय करना ही पड़ेगी और तत्कालिक या दीर्घावधि की योजनाएं फौरन बनानी पड़ेगी। बेशक तत्कालिक योजनाओं में देश में काम धंधों को पटरी पर लाना पहला काम होगा, लेकिन दीर्घ अवधि की योजनाओं में आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जाहिर है उसके लिए देश के बच्चों के स्वास्थ्य को इस आफत से बचाना उतना ही ज़रूरी है। बच्चों में कुपोषण के मोर्चे पर दुनिया में कितना भी काम क्यों ना हुआ हो, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अपने देश में आज भी 5 साल से कम उम्र के करीब 8,80,000 बच्चे हर साल मर रहे हैं। इसमें 69% बच्चों की मौत सिर्फ कुपोषण से होती है। यह आंकड़ा यूनिसेफ की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 का है। हालांकि सरकार इस आंकड़े को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती दिखती। उसका तर्क होता है कि पिछले कुछ दशकों में बाल विकास के संकेतकों में सुधार आया है। बेशक पिछले 30-40 साल के दौरान रही तमाम सरकारों ने बच्चों पर ज़्यादा खर्च करके हालात को कुछ संभाला है। इसी दौरान स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की विश्व प्रसिद्ध योजना का क्रियान्वयन भी हुआ। पिछले दशक में खाद्य सुरक्षा कानून ने भी काफ़ी असर डाला। इसका सीधा असर बच्चों में पोषण से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इधर कुछ वर्षों में जिस तरह से आर्थिक तंगी बढ़ी है उससे इस तरह की योजनाओं को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के काम में अड़चनें आई हैं।
कई तिमाहियों से जिस तरह से देश की माली हालत गिरावट पर है, उसका असर बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने की योजनाओं पर पड़ा है। इधर लगातार बढ़ती आबादी ज़्यादा सरकारी खर्च की मांग कर रही है। गौरतलब है कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हम भूखमरी के वैश्विक सूचकांक में अति गंभीर श्रेणी में है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 170 देशों के बीच हमारा नंबर 102वां है। यानी देश की मौजूदा माली हालत के मानने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि बच्चों में कुपोषण की समस्या और गहराती जाने वाली है। जहां तक बच्चों और किशोरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सवाल है, तो यह भी तय है कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन की दरकार होगी। अलबत्ता सरकार के तरफदार विशेषज्ञ एक ही बात निकाल कर लाएंगे कि अगर आर्थिक मोर्चे को संभाल लिया जाए, यानी पहले सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा लिया जाए, तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए कि माली हालत सुधारने का काम लंबा खींचने वाला है। इस मोर्चे पर पिछले 2 साल से हम जिस तरह से लगातार नीचे आते जा रहे हैं, उसके तहत आने वाले 2 साल में किसी चमत्कार की उम्मीद बेमानी है और तब तक स्थायी नुकसान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा अंदेशा बच्चों की एक भरी पूरी पीढ़ी के अविकसित या कमज़ोर हो जाने का है। यह पूर्णीय क्षति होगी। हम कितना भी साबित करते रहें कि आर्थिक मोर्चे को फतह करने से तमाम मोर्चे खुद ब खुद फतह हो जाते हैं, लेकिन क्या यह देखा जाना ज़रूरी नहीं कि आर्थिक वृद्धि क्या है और कितनी कीमत चुकाकर हासिल होगी। यह समय ध्यान रखने का है कि देश में आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश बढ़ाना पहली शर्त है। अब तक का अनुभव यह है कि उत्पादक कार्यों में निवेश के चक्कर में सामाजिक ज़रूरत से ध्यान घट जाता है। बच्चों और किशोरों के लिए कल्याणकारी कार्य अक्सर इसलिए पीछे छूट जाते हैं क्योंकि उससे तत्काल पूंजी निर्माण नहीं होता। लेकिन विशेषज्ञों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार को याद दिलाते रहें कि ये बच्चे और किशोर ही भविष्य की पूंजी के निर्माता है। अगर थोड़े समय के लिए भी इस तबके की उपेक्षा होती है, तो यही माना जाना चाहिए कि हम भविष्य की कीमत पर वर्तमान गुजार रहे हैं। बच्चों और किशोरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने की वकालत करने वालों को पुख्ता दलीलें भी तैयार करनी होगी। तर्क देकर यह समझाना पड़ेगा कि ऐसे खर्च का एक फौरी फायदा भी हो सकता है, क्योंकि जब यह सिद्ध हो चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूदा समस्या बाजार में मांग कम पड़ जाने से आई है, तो यह याद नहीं दिलाया जा सकता कि बच्चों और किशोरों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा निवेश करके भी पैसा नागरिकों की जेब में ही पहुंचता है। इससे बाजार में मांग खुद ब खुद बढ़ती है। सरकार को अगर अपने निवेश के लिए कोई चुनना हो और आर्थिक गतिविधियों को अचानक तेज होते देखना हो, तो बच्चों और किशोरों के कल्याण की योजनाएं तेजी से क्रियान्वित करना एक विकल्प क्यों नहीं हो सकता है। अलबत्ता कुछ लोग बहस कर सकते हैं कि पैसे आएंगे कहाँ से। जो लोग पैसे की तंगी का तर्क देते हैं, उनसे सवाल पूछा जा सकता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश कहाँ से आएगा और क्या अब तक ऐसा ही निवेश करके देख नहीं लिया गया। बच्चों पर खास तौर पर उनके पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए सीधे उनकी जेब में पैसे डालने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। सीखने के पैमाने। मुश्किलों से जूझते हुए लोगों ने धीरे धीरे वक्त के साथ कदम ताल करना शुरू कर दिया है। इस बीच लोगों के बीच एक बड़ी चिंता बच्चों की पढ़ाई की रही है कि स्कूल कब और कैसे खुलेंगे और क्या फिलहाल स्कूलों में बच्चों को भेजना सुरक्षित होगा। इस चिंता के बीच ऑनलाइन कक्षाएं एक विकल्प के रूप में उभरी हैं, पर उसकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ठहर कर यह भी सोचा जाना चाहिए कि क्या बच्चे सिर्फ स्कूल में रहकर ही सीखते हैं। क्या वे घर पे रहकर अपने
परिवार, पड़ोस और साथियों के बीच बच्चे ऐसा कुछ नहीं सीखते जो जीवन में मूल्यवान हो। प्रतिस्पर्धा आधारित स्कूलों की चूहा दौड़ से पड़े क्या यह पारिवारिक सामुदायिक मूल्यों को सीखने की चाहे अनजाने मिला अवसर नहीं है? दरअसल हमारा आधुनिक समाज शिक्षा को औपचारिक स्कूली पढ़ाई से जोड़कर देखने का आदी है। वह इस तथ्य को भी झुठला देना चाहता है कि बच्चे अधिकतर कौशल और मूल्य स्कूल की अनुशासित कक्षा से बाहर अनौपचारिक सामाजिक दायरे में ही सीखते हैं। दुनिया भर के शिक्षाविदों और बौद्धिकों का एक समूह तो संस्थानीकृत स्कूली पढ़ाई के दुष्प्रभावों को जोरदार ढंग से रेखांकित करने लगा है। इवान इलिच जैसे विचारक ने डी स्कूलिंग सोसाइटी यानी समाज को स्कूलों से मुक्त करने की बात तक की है। वे स्कूलों को बच्चों की नैसर्गिक क्षमताओं को कूद करने वाली, स्थानीय सामुदायिक ज्ञान विवेक का हरण करने वाली और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी, अनुशासित और आज्ञापालक नागरिक बनाने वाली फैक्ट्री मानते हैं। अमेरिकी शिक्षक विद्वान जॉन टेलर गेटो अपनी किताब डबिंग अस डाउन में कहते हैं कि अमेरिकी स्कूल अपने विद्यार्थियों को 7 पाठ पढ़ाते हैं: भ्रमित रहना, वर्ग स्थिति बनाए रहना, तटस्थ और उदासीन बनना, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से निर्भर बनना, संपूर्ण आत्मसम्मान के बजाय काम चलाऊ आत्मसम्मान की भावना पैदा करना और निगरानी में रहने को स्वाभाविक मान लेना। गेटो यह भी कहते हैं कि अपने अनुशासित और खंडित जीवनचर्या से स्कूल हमारे शिशुओं को सामुदायिक जीवन से सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने की संभावना से दूर ले जाता है, जबकि अरस्तु जैसे विद्वानों का मानना है कि सामुदायिक जीवन में पूर्ण सक्रिय भागीदारी और भूमिका निभाए बिना कोई परिपूर्ण मानव बनने की आशा नहीं कर सकता। स्कूलों की इस तरह की आलोचना को हम भले ही पूरी तरह से स्वीकार ना करें, लेकिन इतना तो मानेंगे ही उसने बच्चों के पूरे बचपन को गंभीर रूप से अपने घेरे में ले लिया है। स्कूली समय के बाद भी बच्चों को होमवर्क और ट्यूशन जैसे अनिवार्य सी बन चुकी गतिविधियों में खपना होता है। खेलने कूदने, गप मारने, प्रकृति को निहारने और उच्च और मध्य वर्गीय परिवारों में घरेलू कामों में बड़ों के साथ संलग्न होते हुए सीखने के अवसर लगभग शून्य हो गए हैं। मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब हम बच्चों को स्कूल जाने के अलावा भैंस चराने, घास काटने, पोखरे और नदी में नहाने, खेलने कूदने, खेत में सामूहिक कामों में भागीदारी करने, प्रकृति के नज़दीक रहने के ढेरों अवसर मिलते थे। इस सूची में जिसे हम विशुद्ध काम समझ रहे हैं, दरअसल वे हमारे साथियों के साथ मिले, खोज करने, खेलने और कल्पना करने के अवसर भी थे। स्कूलों में भी आज के जैसी प्रतिस्पर्धा की जगह समूह में मिलजुल कर सीखने, मूल्यों को प्रदर्शित करने और अल्प निगरानी और नियंत्रण करने की प्रकृति थी। ऐसा वातावरण सहज सीखने के अवसरों से भरा था जो समाज से पूरी तरह संबंध भी होता था, पर आज इसकी घोर कमी महसूस होती है। आखिर क्यों आज बहुत से पढ़े लिखे और सफल लोग अपने समाज और समुदाय से कटकर रहना पसंद करते हैं? आज की दुनिया में होम स्कूलिंग, घर पर शिक्षा और अनस्कूलिंग, स्कूल में प्रवेश नहीं लेना आंदोलन अपनी जगह बना रहा है। अकेले अमेरिका में 10 लाख से अधिक अभिभावकों ने बच्चों को घर पर शिक्षा देने का विकल्प चुन लिया है। हमारे देश में बहुत सीमित ही सही पर कुछ अभिभावक इसे अपना रहे हैं, हालांकि ये सब सुविधा प्रांत वर्गों के ही विकल्प हैं। यूँ पिछले कुछ महीनों के दौरान घर पर रहते हुए मैं अपने 3 बच्चों के साथ अच्छी तरह से जुड़ पाया और उनके सीखने के तौर तरीकों का अवलोकन भी कर सका। तीनों बच्चे दिन भर तरह तरह की गतिविधियों और नए कौशल सीखने में संलग्न रहते। साइकिल से अपने पिता को लेकर गुरुग्राम से बिहार गई किशोरी ज्योति पर ऑनलाइन कक्षा में पत्र लिखने का काम मिला,
तो छोटी बेटी ने साइकिल चलाना सीखना ठान लिया और सीख लिया। बड़ी बेटी ने यूट्यूब पर देखा कि बहुत से क्राफ्ट बनाने की कोशिश की और सफल रही। इसी तरह 3 साल का बेटा अब कुछ देर के लिए अपनी माँ के साथ शाम में को गली में खेलने के लिए निकलने लगा है। आसपास की महिलाएं और उसे उसके बोलने की क्षमता में विकास पर हैरानी जताने लगे हैं। ये बदलाव बताते हैं कि स्कूल से बाहर की दुनिया में भी सीखना अबाधित रूप से चलता रहता है।